नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 9 को। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 9 को। इसमें हम समझेंगे समाज निर्माण और लैंगिक मुद्दे यानी जेंडर इशू एंड सोशल कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है। इसमें समझेंगे कि समाज का निर्माण कैसे होते हैं और लिंगों में कैसे लैंगिक मुद्दे कैसे कैसे होते हैं और लोगों में सामाजिक सोच से स्त्री और पुरुष में कैसे अंतर आते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक आता है लैंगिक मुद्दे, यानी कि लिंग के जो मुद्दे होते हैं उसे हम लैंगिक मुद्दे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लैंगिक असमानता के आधार पर स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट ही नहीं, यानी कि लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट ही नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ि छवियां स्वीकृति समाज में सामाजिक मान्यता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्री बने हुए हैं वो जैविक नहीं बल्कि समाज द्वारा भी उनको उनको समाज द्वारा भी समाज द्वारा भी स्वीकृत किया गया है, यानी उनको समाज द्वारा बांटा गया है। वो स्त्री और पुरुष एक जैविक रूप में है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि लड़के और लड़कियां का पालन पोषण क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि महिला मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चे का पालन पोषण करने तथा अधिकतर परिवार में श्रम में लैंगिक विभाजन से झलकता है। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि लड़के लड़कियों का पालन पोषण के माध्यम से हमें उनके मन में ऐसा भावना पैदा कर दिया जाता है कि गृहस्थ के कार्य जो है वो यानी घर का कार्य केवल महिलाएं करेंगी, कपड़ा केवल महिला ही धोएंगी और घर की सफाई केवल महिला ही करेगी और जो पुरुष है वो बाहर जाकर काम करेंगे, जैसे फैक्ट्री में काम करेंगे या किसान मजदूरी करेंगे। तो लैंगिक मुद्दे के जो बारे में ये कहा गया है कि जो लिंग के बनावट है जैसे स्त्री और पुरुष वो जैविक रूप से अलग है, लेकिन उसको समाज रूप में प्रस्तुत किया गया है कि लड़कियां घर का काम करेंगी और लड़के बाहर का काम करेंगे। ठीक है, तो इसके लैंगिक मुद्दे में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है, हम अगला देख लेते हैं अगला क्या है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन, यानी कि लिंगों के आधार पर भी हम श्रम का विभाजन करते हैं, यानी काम का विभाजन करते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि यह कार्य बंटवारे के वह तरीका है जिसमें घर के अंदर सारे काम परिवार के औरतें करती हैं और अपनी देख रेख में घरेलू नौकरों और नौकरानियों से कराते हैं। यानी इनमें कहा गया है कि जो घर का काम है लिंग के आधार पर श्रम का जो विभाजन होता है उसमें कहा गया है कि जो घर की औरतें हैं वो घर का काम करेगी, जैसे रोटी बनाना, कपड़ा साफ करना, और जो बाहर जो पुरुष है वो लोग कंपनियां में काम करेंगे और किसान मजदूरी करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार के लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। अगला इसमें टॉपिक है पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद के कारण लैंगिक भेदभाव, यानी जो पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद के कारण लिंग भेद होते हैं उसको हम जान लेते हैं। तो पूर्वाग्रह क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो समानतः पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद के कारण लैंगिक भेदभाव दिखाई पड़ते हैं जब किसी व्यक्ति के जाति वर्ग या वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाती है जो वास्तविक से परे है, उन्हें रूढ़िवादी धाराएं कहते हैं। यानी कि जो वास्तविक से परे हैं वो दूसरे के बारे या जाति या वर्ग के बारे में जो अवधारणाएं बन जाती है समाज के प्रति उसे हम रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं। यानी पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी विचारधारा हम उसे कहते हैं जो पुराने परंपराओं से चली आ रही है और उसको जानते हुए समाज की ये गलत हो रहा है या गलत है लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं लाता, उसे हम रूढ़िवादी या पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि जो भी लड़की होगी वो डॉल से खेलेगी और जो भी पुरुष होंगे वो बंदूक से खेलेंगे। ठीक है, तो इसी कोई धारणा पुरानी रूप से चली आ रही है तो इसको हम रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, खेलने को तो भी लड़का भी डॉल से खेल सकता है, लड़की भी बंदूक से खेल सकती है। ये तमाम प्रकार के पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी क्या के उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद एक अगला उदाहरण आता है कि केवल माँ बाप का देखभाल पुरुष ही कर सकता है, ये रूढ़िवादी विचारधारा होती है। ठीक है, रोटी केवल माँ ही बनाएगी या लड़कियां ही रोटी बनाएंगी, ये
पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी के उदाहरण है। ठीक है, तो रूढ़िवादी का मतलब तो है कि जो पुरानी परंपराओं से चला आ रहा है कि नहीं महिला ही केवल करेंगी, ये पुरुष ही केवल काम करेंगे, तो उसको हम पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम टॉपिक देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है विद्यालय में लैंगिक भेदभाव, यानी विद्यालय में भी लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में समझ लेते हैं। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के दिखाई पड़ता है, जो कि शिक्षकों के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। यानी कि विद्यालय में भी हमको लैंगिक भेदभाव से बचना चाहिए शिक्षकों को, यानी कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि ये ना लगे कि ये पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी विचारधारा है। जैसे कभी भी पुरुषों या बालकों में उसका उदाहरण देना चाहिए जो स्त्रियां भी या पुरुष भी इसके कर सकते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी या ट्रेन, जो लोको पायलट स्त्री भी बन सकती है और पुरुष भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण देना चाहिए। स्त्री भी पढ़ सकती है और पुरुष भी या बालक भी या लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। एक साथ स्त्री भी किसी खेल में सहभागिता ले सकती हैं, पुरुष भी ले सकता है, लड़के भी ले सकते हैं, लड़कियां भी ले सकती हैं। किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में लड़कियां भी काम कर सकती हैं, लड़के भी काम कर सकते हैं। ये विद्यालय में एक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव से बचने के लिए उदाहरण दे सकते हैं, ताकि लड़कों या लड़कियों के विचार में यह न समाहित हो जाए कि इन कामों को करने के लिए केवल लड़के जिम्मेदार हैं और इस काम को करने के लिए केवल लड़कियां जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये उदाहरण दे सकते हैं शिक्षक अपने छात्रों को। ठीक है, इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला है लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक, यानी जो लैंगिक भेदभाव होते हैं उसके उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। लैंगिक आधार पर भेदभाव की समस्या प्राचीन काल से चली आ रही है। जो लैंगिक भेदभाव की समस्या है वो पुरानी समय से ही चली आ रही है, जो कि आधुनिक काल में भी विद्यमान है, यानी कि जो इस समय काल चल रहा है उसमें भी विद्यमान है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने लैंगिक भेदभाव के निम्नलिखित कारण बताए हैं, आइए हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला है सामाजिक धार्मिक कारण, यानी कि समाज और धार्मिक कारण इसका पहला फैक्टर, यानी सोशल डेलीगेस फैक्टर। ठीक है, समाज में धर्म तथा समाज धर्म द्वारा स्थापित प्राचीन मापदंड पर आधारित होता है, यानी जो समाज है वो धर्म द्वारा स्थापित प्राचीन मापदंड पर आधारित होता है। ठीक है, कुछ धर्मों में ऐसी मान्यता है कि लड़कियां घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, इस कारण शिक्षा से वो वंचित हो जाती है। यानी कि कुछ धर्मों में अभी भी ऐसी धारणा बनी हुई है कि लड़कियां घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, उन्हें घर के बाहर कोई काम करना नहीं चाहिए। तो ये धारणा से शिक्षा से वंचित हो जाती है, जिससे उनका मानसिक विकास कम हो पाता है और उनकी प्रतिभागिता लड़कों से कम रहती है। तो ये लिंग भेद के पहला कारण है। दूसरा है आर्थिक कारण, यानी कि आर्थिक कारण की समस्या के कारण भी कुछ लोग अपने घर की लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते हैं और लड़कियों को ज़्यादा महत्व देते हैं, जिसके कारण उनका मानसिक विकास उतना नहीं हो पाता है और आगे बढ़ने में उनको ज़्यादा समस्या करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका आर्थिक विकास या उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लैंगिक भेदभाव हमको देखने को मिलता है। एक दूसरा आर्थिक कारण इसका ये है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं कौन सा कारक है। तो अगला कारक है स्त्रियों के निम्न स्तर, यानी कि लो लेवल ऑफ वुमेन, यानी समाज में स्त्रियों को निम्न दर्जा दिया जाता था तथा लैंगिक भेदभाव के कारण परिवार एवं समाज द्वारा उनकी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं देता। यानी कि स्त्रियों को पहले उनको बहुत भेदभाव के रूप में देखा जाता था, उनको शिक्षा से वंचित किया जाता था, उनको शिक्षा की तरफ नहीं जोड़ा जाता था, जिसके कारण उनका विकास नहीं हो पाता था। तो इस स्तर से समाज में वो आगे नहीं बढ़ पाती थी। ठीक है, इसके बाद चौथा है लड़कियों का कम आयु में विवाह, यानी कि पहले जमाने में क्या होता था कि जो लड़कियां 10 वर्ष या 12 वर्ष की या 8 वर्ष की होती थी, उन्हें पहले ही शादी कर देता था और शादी करने के बाद वो अपने घर की जिम्मेदारियां संभालने लगती थी, जिसके कारण उनका मानसिक विकास और पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान नहीं आकर्षित हो पाता था, जिसके वजह से वो लैंगिक भेदभाव देखने को उनके अंदर मिलता था, मतलब समाज के प्रति, जिसके कारण लड़कियों का भी समाज में अपना स्थान स्थापित करने के लिए मौका नहीं मिल पाता। ठीक है, तो हमने पढ़ा समाज निर्माण और लैंगिक मुद्दे, जिसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता,
यानी कि व्यक्तियों में कैसे कैसे अलग अलग विभिन्नता होती है, इसके बारे में समझेंगे। ये लेसन 9 के जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को हम करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।